यस क्लासेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अलंकार का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, अनुप्रास का उपभेद चल रहे थे और उनमें अपन ने 3 उपभेद पढ़ लिए थे। अब चौथे नंबर का अपन पढ़ेंगे लाटानुप्रास। लाटानुप्रास परिभाषा देखिए। जब किसी पद में संपूर्ण शब्द अर्थात पद का पुनः जो का त्यों प्रयोग हो जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार मान लिया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जब किसी पद में संपूर्ण शब्द अर्थात पद का पुनः जो का त्यो प्रयोग हो जाता है, वहां क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार मान लिया जाता है। क्या कहा गया है कि संपूर्ण शब्द अर्थात पद का पुनः जो का त्यो प्रयोग हो जाता है, वैसा का वैसा प्रयोग हो जाता हो, वहां कौन सा होता है, लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात है दूसरी पंक्ति देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बहुत अच्छी पंक्ति है। देखना, जब किसी पद में संपूर्ण पद अर्थात पद का पुनः जो का तो प्रयोग हो जाता है, संपूर्ण शब्द अर्थात पद का, जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर अपना पुत्र कपूत है, बुरा पुत्र है, गलत आदतों में गलत मार्ग पे चल रहा है, तो उसके लिए अपन क्यों धन संचय संग्रहित करें, इकट्ठा करके छोड़े। क्यों भाई, उसमें तो बुरी लत पड़ी हुई है, तो अपन ने कितना भी उसके लिए धन इकट्ठा करके रखा है, उसको तो वो क्या कर देगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा।
और दूसरा क्या कहा है, पूत सपूत, अगर सपूत अच्छा पुत्र है, अपनी नेकी पे राह पे चलने वाला पुत्र है, तो क्यों धन संचय, तो उसके लिए भी धन क्यों संग्रह करते हैं, क्योंकि वो अपनी नेकी पे नीति के राह पे चल रहा है, तो वो तो अपने आप ही क्या कर लेगा, धन इकट्ठा कर लेगा। तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, संपूर्ण पद का पुनः प्रयोग हो रहा है, संपूर्ण शब्दों का पुनः जो का तो प्रयोग हो रहा है। पुनः प्रयोग होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, जो का तो, जैसे जो का तो, पूत में पूत, तो, क्यों, धन, संचय, ये अपना क्या था, लाटानुप्रास। अब अनुप्रास का अपन अंतिम भेद देखेंगे, जिसका क्या नाम है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास है वो कुछ अलग ही है। जब पद में उपयुक्त चारों के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हों, क्या कहा, अंत्यानुप्रास, जब पद में उपयुक्त चारों कौन से होंगे भैया, इसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, छह का अनुप्रास पढ़ा था अपने, प्रत्यानुप्रास पढ़ा था, सुरत्यानुप्रास पढ़ा था और लाटानुप्रास पढ़ा था। यानी कि अनुप्रास के जो चार उपभेद हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। उपयुक्त चारों के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हो तथा पद के अंत में तुक का मेल हो, वहां कौन सा हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। अलंकार माना जाता है। क्या कहा, अंत्यानुप्रास, जब पद में उपयुक्त चारों के लक्षण नहीं दिखा रहे तो अंत में क्या मिलनी चाहिए भैया, तुक मिलनी चाहिए। जैसे अब तुक क्या होती है वो अभी मैं बताता हूं, पहले उदाहरण देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या तुक क्या होती है, देखिए जब पद होता है उस पद के अंत में एक क्या होती है, सेम मात्राएं होती है, सेम जो स्वर होते हैं, सेम जो व्यंजन होते हैं
व्यंजन के साथ में किसका होगा, मेल स्वर का होगा, उसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। पाए बताइए, किसका मेल हो, तुक का मेल होना चाहिए, बस सीधा सा है, इसमें अपने को यही देखना है। जब कभी भी कोई भी पद, कोई भी दोहा, अगर उसके अंत में तुक का समायोजन है, लेकिन शर्त क्या है भैया, शर्त के उपयुक्त जो चारों हैं उनके लक्षण नहीं होने चाहिए। अगर उनके लक्षण साथ में आ रहे हैं तो वहां क्या होगा, आपका अंत अनुप्रास नहीं होगा। अब इससे अगला नेक्स्ट देखते हैं अपन है नंबर 2 का। यमक अलंकार बहुत ही अच्छा अलंकार है। देखिए इसकी परिभाषा, एक शब्द फिरी फिरी परे अनेकन बार, एक शब्द फिरी फिरी परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो, अर्थ और ही और हो, सो ये मक अलंकार, सो ये मक अलंकार। देखा भैया, आप देखिए इसकी परिभाषा, एक शब्द फिरी फिरी परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो, सो ये मक अलंकार। जब पद में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तथा उनका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। जैसे क्या हो रहा है, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो, लेकिन उसका अर्थ भी क्या हो, उनका अर्थ भी अलग अलग, एक से अधिक बार, कितनी बार हो जाए। जैसे सारंगले, जैसे सारंगले सारंगे चालो या उड़ियो, सारंग उग्यो आय, सारंग ले सारंग उड़ियो चाल्यो, सारंग पुगो आय, सारंगे सारंग माय, सारंग सारंग माय। थोड़ा सा इसमें सारंग सारंग माय नहीं आएगा, जे सारंग जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए।
देखना यहाँ एक शब्द आ रहा सारंग, 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 सारंग और सारंग। सारंग ले सारंग उड़ियो, अर्थात यहाँ के पहला ये जो सारंग इसका क्या अर्थ है? मोर। दूसरा सारंग इसका क्या अर्थ है? सरक। उड़ियो सारंग पूगो आए, सारंग का मतलब क्या है? बादल। जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। ये सारंग का क्या है? मोर। अर्थात मोर क्या है कि सारंग ले सारंग उड़ियो, अर्थात एक मोर था, वो एक सर्प को लेकर उड़ गया। सारंग पूगो आए, अर्थात क्या आ गया? सारंग पूगो आए, क्या? बादलों में, बादलों के अंदर उड़ने लग गए। सारंग सारंग के, सारंग यानी कि मोर, सारंग क्या कहे? यानी कि अपनी वाणी, अपना चहकना। अगर वो सारंग है, जो मोर है, वो बादलों पे उड़ रहा है, मुंह में क्या? उसके सर पर। अगर वो अपनी वाणी बोलने लग जाएगा, अपने मुख से आवाज निकालने लग जाएगा, तो क्या होगा? मुख को सारंग जाए, अर्थात ये क्या होगा? सर। तो क्या हुआ? एक ही शब्द था, कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 और 5 और 6 बार आ गया, लेकिन 6 बार में भी उसका क्या अर्थ आ रहा? अर्थ अलग अलग निकलता। आगे का इसके जो उपभेद हैं अभंग यमक और सभंग यमक, वो अगले वीडियो।